हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीएड की प्रथम वर्ष की कक्षा में ऑनलाइन उपस्थित हैं और हमारे जो बुक का नाम है वो है पाठ्यक्रम से पार भाषा। हमने लास्ट वीडियो में त्रिभाषा सूत्र के संकल्पना के बारे में पढ़ा था कि विभिन्न आयोगों द्वारा कौन कौन सी अनुशंसा की गई थी, जिसमें हमने सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग जिनके द्वारा ताराचंद समिति की समीक्षा की थी। उसके बाद हमने 1956 का एक आयोग पढ़ा था और फिर उसमें पुनर्सुधार के लिए जो जो चीज़ें आई थी वो पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे वापस से कि त्रिभाषा में पुनर्संशोधन कौन कौन से हुए। तो सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना में जो पुनर्संशोधन हुए हम उनकी बात करेंगे। त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना में को अधिक उपादेय यानी कि उसको ज़्यादा यूज़फुल बनाने के लिए इस दृष्टिकोण से 1962 एवं 1964 में 2 बार संशोधन किए गए। यानी कि ये बार बार संशोधित होती रही और अभी जो प्रचलन में है वो 1964 द्वारा प्रचलित है। लेकिन कभी कभी इनका कालक्रम पूछ लेते हैं, कभी इस तरीके से पूछ लेते हैं कि कैसे उपयोग में आई, किस तरह से लागू हुई। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको याद रहनी चाहिए। और 2 बार संशोधन हुए, कब कब हुए? 1962 में और 1964 में। ये संशोधन क्रमशः भावात्मक एकता समिति 1962 तथा शिक्षा आयोग 1964 द्वारा संपन्न हुए। तो इसमें भावात्मक एकता समिति और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कोठारी शिक्षा आयोग बनेगा 1964 वाला। तो सबसे पहले हम भावात्मक एकता समिति के बारे में पढ़ते हैं। भावात्मक एकता समिति 1962 द्वारा संशोधन, इन्होंने क्या क्या दिए थे? रिविजन्स कैरिड आउट बाय इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी, इन्होंने क्या क्या दिए थे? इस समिति ने त्रिभाषा सूत्र में संशोधन करने के लिए निम्न उद्देश्य व्यक्त किए थे। ये उद्देश्य इन्होंने बताए थे कि जो प्राथमिक स्तर है यानी कि 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं, छात्रों को 1 से अधिक भाषाओं का अध्ययन का भार नहीं डालना चाहिए। मैंने आपको बार बार बोला था कि हमेशा ये बोलते आ रहे हैं कि भाषा एक विचारों का आदान प्रदान का माध्यम होती है, इस वजह से इसमें ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं होती। बालक को व्यवहारिक रूप से भाषा का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि भाषा सिर्फ अन्य भाषाओं को सीखने का, अन्य चीज़ों को सीखने का एक माध्यम बनती है। इस वजह से उसमें अधिक जो है भार बच्चों पर नहीं देना चाहिए। किंतु यदि विद्यालय इच्छुक है तो वह एक या अन्य भाषा का अध्ययन की व्यवस्था कर सकता है, 1 से अधिक। इसका मतलब जो प्राथमिक भाषा तो चल ही रही है, लेकिन अगर विद्यालय चाहे तो अतिरिक्त भाषा की व्यवस्था यानी कि अतिरिक्त भाषा के जो टीचर हैं उनको लगा सकता है और बच्चों को पढ़ाने की अनुशंसा कर सकता है। लेकिन ये डिपेंड किस पे है? पर्टिकुलर किसी भी विद्यालय पे, ये जोर जबरदस्ती ना हो। फिर है दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस स्तर के बाद अनेक छात्र अपना अध्ययन समाप्त कर देते हैं। इन्होंने कहा था कि उच्च प्राथमिक स्तर का मतलब है कि जनरली जो कक्षा 5 से शुरू होगा 7-8 तक उच्च प्राथमिक स्तर चलता है। और इसमें क्या करना चाहिए? इसमें त्रिभाषा सूत्र को लागू कर देना चाहिए। त्रिभाषा सूत्र का मतलब है कि एक तो आधुनिक भारतीय भाषा, तो उसे हम हिंदी में ले लेते हैं। एक मातृभाषा, तो वो भी हमारी हिंदी हो गई। और एक विदेशी भाषा, तो विदेशी भाषा के रूप में हमने अंग्रेजी का चयन किया। और तीसरी जो भाषा लेते हैं वो हम इस तरह से लेते हैं जो प्रथम बिंदु और द्वितीय बिंदु में चयनित ना की गई हो। तो प्रथम बिंदु और द्वितीय बिंदु में चयनित ना की गई हो, ऐसी कोई या तो भारतीय भाषा लेनी है या विदेशी भाषा लेनी है। तो जनरली हमारे यहाँ पे विदेशी भाषा का प्रचलन अब थोड़ा बहुत है, उस ज़माने में बिल्कुल नहीं था। उस ज़माने में सिर्फ इंग्लिश का प्रचलन था। तो उस अनुसार या तो अंग्रेजी का चयन किया जाए या हिंदी का, लेकिन ये हम दोनों ऊपर ले चुके हैं, तो हमें तीसरी भाषा संस्कृत के रूप में चयनित करनी पड़ती थी। ये थोड़ा सा समझना बस यही है आपको कि जो हिंदी भाषी राज्य होंगे वो 3 भाषाओं का अध्ययन प्राप्त करेंगे, और जो अहिंदी वाले होंगे वो हिंदी ना होने की वजह से वहाँ पे 4 भाषाओं का अध्ययन करेंगे।
ये बात आपको प्रमुखतया याद रखनी है। इसी के आसपास सारी जो अनुशंसाएं हैं वो घूमेंगी, क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा है वो देने के लिए जो मातृभाषा का माध्यम होता है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है। जो मातृभाषा है बालक की, वो उसके साथ फेमिलियर फील करता है, वो अपने आप को प्रोटेक्टिव फील करता है, उसको इन्फीरियर होने से बचाता है और उसको सहायता करता है ग्रो अप होने में। क्योंकि भाषा बच्चा थोड़ा लेट सीख सकता है, लेकिन उस माहौल में आकर ढलना वो बालक के लिए ज़्यादा टिपिकल होता है। तो कोशिश करी जाती है कि जो प्राथमिक स्तर पर भाषा है वो मातृभाषा होनी चाहिए, उसके बाद धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस कर दें। और फिर है कि उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को हिंदी और अंग्रेजी 2 संपर्क भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से करना चाहिए, क्योंकि ये 2 भाषाएं हमारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि हिंदी हमने राज्य भाषा के रूप में अपना रखी है और अंग्रेजी हमारी सहायक भाषा है, सहायक राजभाषा कह सकते हैं। तो और ये संपर्क भाषा का मतलब होता है लिंग्वा फ्रैंका। लिंग्वा फ्रैंका को आप इस तरीके से समझिए कि एक व्यक्ति तो है साउथ का और एक व्यक्ति है नॉर्थ का। अब साउथ का व्यक्ति हिंदी नहीं बोल सकता और नॉर्थ का व्यक्ति तमिल नहीं बोल सकता, तो वो दोनों लोग एक भाषा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और वो भाषा ऐसी होगी जो उसको दोनों को थोड़ी थोड़ी आती हो, ज़रूरी नहीं पूरी आती हो लेकिन थोड़ी थोड़ी आती हो। तो वो क्या करेंगे, एक अन्य भाषा जो कि उनकी मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा नहीं है का सहारा लेंगे। तो ऐसी भाषा हमारे यहाँ पे कौन सी है, इंग्लिश है, तो उन्होंने इंग्लिश का सहारा ले लिया। और इस तरीके से जो ये भाषा मिड पे काम करेगी, माध्यम बनेगी 2 जनों के मध्य व्यापार का या वार्तालाप का, उसे हम लिंग्वा फ्रैंका कहते हैं। तो ये लिंग्वा फ्रैंका का मतलब एक तरह से संपर्क भाषा ही होता है। अब ये तो था हिंदी वाले राज्यों के लिए। तो इन्होंने 3 भाषाओं के बारे में बात करी। पहली तो ये थी सही कि हिंदी और अंग्रेजी 2 संपर्क भाषाएं, और तीसरा है कि शुरू में ही एक भाषा इनको सिखा देनी चाहिए। तो वो हिंदी हो सकती है या फिर उनकी प्रादेशिक भाषा हो सकती है, और इसके अलावा भी कोई विद्यालय अपने स्तर पर चलाना चाहे तो एक भाषा और ले सकता है। अहिंदी राज्यों के लिए क्या व्यवस्था की गई, अहिंदी क्षेत्रों में देवनागरी लिपि या क्षेत्रीय लिपि में सीखने की सुविधा प्रदान की जाए। देवनागरी लिपि में गुजराती भी लिखी दी जाती है, देवनागरी लिपि में मराठी और पंजाबी भी लिखी जाती है, यानी कि जो इनकी लिपि है हिंदी पंजाबी की गुरुमुखी लिपि है, लेकिन ये जो गुजराती है और मराठी है ये देवनागरी लिपि की है। तो इस तरीके की लिपि जो कि एक जैसी हो ताकि बच्चों को क्या हो, सुविधा हो, जिससे छात्र 3 भाषाएं की पृथक पृथक लिपियों के अध्ययन के अतिरिक्त बोझ से बच जाएं। तो इन्होंने कहा अहिंदी वाले राज्यों में ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनकी लिपि एक जैसी आती हो, और निम्न माध्यमिक स्तर पर यानी कि कक्षा और 9 और 10 के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। और ये 3 भाषाएं कौन सी होंगी, ये मैंने आपको पहले बताया था। 3 भाषाएं वही, एक मातृभाषा है हमारी प्रादेशिक भाषा, दूसरी भाषा जो है वो कोई भारतीय भाषा या विदेशी भाषा। तो मान लो भारतीय भाषा ले ली हमने दूसरी यहाँ पे, तो वो दूसरी भाषा हमने भारतीय भाषा संस्कृत ले ली। तो फिर तीसरी भाषा कौन सी हो, तीसरी वह प्राचीन या आधुनिक भारतीय भाषा, तो हम हिंदी ले चुके थे, या फिर हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, या फिर कोई विदेशी भाषा, तो विदेशी भाषा के रूप में हम अंग्रेजी ले लें, या फिर ऐसी कोई भाषा जो उपरोक्त बिंदु 1 और 2 में ना आती हो। तो वापस वही हमारे लिए अंग्रेजी बचेगी, क्योंकि पहले ही भारतीय भाषा लेने की बात करी या मातृभाषा लेने की बात करी प्रादेशिक भाषा की, तो हमने हिंदी का चयन कर लिया। दूसरी भारतीय भाषा की बोल दी तो हमने संस्कृत का चयन कर दिया, लेकिन तीसरी भाषा आपको वही चयन करनी पड़ेगी जो उपरोक्त दोनों बिंदु में शामिल ना हो। तो हम यहाँ पे इंग्लिश का चयन कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको ध्यान हो तो आजकल का जो व्यवस्था पैटर्न है रीट का, जो कि हम 3rd ग्रेड टीचर्स भर्ती के लिए देखते हैं, तो वहाँ पर आपको इसी तरीके से चयन करना पड़ता है, या तो प्रथम भाषा के रूप में एक भाषा और द्वितीय भाषा के रूप में दूसरी भाषा। तो 2 भाषाओं का अध्ययन वो आपसे भी वहाँ पे मांगते हैं। अब प्रथम भाषा कौन सी होगी,
आप कोई सी भी भाषा एक ले लो, चाहे हिंदी ले लो, चाहे इंग्लिश ले लो, चाहे संस्कृत ले लो, और फिर दूसरी भाषा दोबारा लो, चाहे हिंदी लो, चाहे इंग्लिश लो या संस्कृत लो। तो इस तरीके से हमें वहाँ पे 2 भाषाओं का चयन करना पड़ता है। तो उसमें लिखा हुआ होता है कि प्रथम में अगर आपने जो भाषा ली है वो द्वितीय में नहीं लोगे। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ होता है कि प्रथम 2 बिंदुओं में जो भाषा आपने ली है वो आप तृतीय भाषा में नहीं लोगे। तो इस तरह से इन्होंने अनुशंसा की कि 9 और 10 तक 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। और फिर था कि भारतीय संविधान की जो धारा थी उसके अनुमोदन की दृष्टि से हाई स्कूल स्तर पर हिंदी को देवनागरी लिपि में सिखाया जाना चाहिए। तो हाई स्कूल यानी कि कक्षा 10th तक हमें जो देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा है उसका अध्ययन करना चाहिए। तो आज के हमने जो वीडियो है इसमें पुनर्संशोधन किस तरीके से किया था इसके बारे में बात करी। पहला हमने देखा था कि जब 3 भाषाओं की नीति यानी कि त्रिभाषा सूत्र की नीति बनाई गई तो सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान सभा में शुरू से ही कुछ ना कुछ समस्या रही थी भाषाओं को लेकर। इस कारण से क्या हुआ कि हिंदी को हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया। फिर क्या करना पड़ा, हिंदी को राजभाषा बना दिया। अब हिंदी को राजभाषा बनाया तो उन राज्यों का क्या जहाँ पर हिंदी अभी तक प्रचलन में नहीं थी, तो फिर उनके लिए एक सहायक भाषा का निर्माण कर दिया जो कि अंग्रेजी भाषा थी। तो अब हमारे देश में कितनी भाषाएं हो गई, 2 भाषाएं हो गई, एक हिंदी और एक अंग्रेजी। तो अंग्रेजी भाषा का क्या अध्ययन जरूरी था? नहीं, जरूरी नहीं माना। इसको यूँ माना गया कि हम क्या करेंगे, 15 वर्षों तक इसमें पढ़ाई करेंगे, 15 वर्षों तक हम सब चीज़ें सीख लेंगे, बना लेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे और इसके बाद हम अंग्रेजी भाषा को ख़त्म कर देंगे। फिर अंग्रेजी भाषा ख़त्म हुई, 15 वर्षों के बाद नहीं हुई। जिस तरह से आरक्षण को हम हर साल 10 साल के बाद 10 साल के लिए बढ़ा देते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी भाषा को पहले 10 साल 15 साल के बाद 10 साल के लिए बढ़ाया गया और फिर आजीवन इसको सहायक भाषा का रूप दे दिया गया। तो कुल मिला के क्या हुआ कि अब हमारी स्थिति क्या है? अब हमारी स्थिति ये है हमारे देश की कि हमारे यहाँ पर कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। इतने बड़े जो भारत राष्ट्र है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या हम रखते हैं, क्योंकि सन 2021 या 22 में हमने पता है हमें कि हम क्रॉस कर जाएंगे चाइना को, और हो सकता है कर भी गए हों अभी तक, क्योंकि गणना हुई नहीं है। तो ऑलमोस्ट हम उनको जो है क्रॉस करने वाले हैं 2022 में, और चाइना को। और चाइना से और अपन इंडिया का देखें तो यहाँ पर सभी बच्चों अपना रजिस्ट्रेशन करवा नहीं पाते, बहुत सारे माँ बाप नहीं करवाते, अपने बच्चों की संख्या छुपा जाते हैं। तो इस हिसाब से हो सकता है कि हम अभी भी क्रॉस कर गए हों। तो जो वर्ल्ड में हम कहते हैं कि हर 6ठा भारतीय इंसान है, अगर अपन पूरे दुनिया की बात करें तो विश्व में हर 6ठा इंसान कौन सा है? भारतीय है। तो हम इतने ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी हम किसी एक भाषा से बंधे हुए नहीं हैं। हिंदी को हमने अनुच्छेद 343 के तहत राजभाषा का दर्जा प्रदान किया और राष्ट्रभाषा का प्रश्न एज इट इज़ बना हुआ रह गया। इसके बारे में दोबारा प्रस्ताव भी लाए गए थे। एक बार कोशिश हुई थी राधाकृष्णन के समय, एक बार हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय, लेकिन बहुत सारे लोगों का विरोध होने लगता है उस समय, और हिंदी भाषा का जो मुद्दा है वो वहीं का वहीं रह जाता है। तो फिर भाषाओं को किस तरह से बालकों को सिखाया जाए, इसके लिए विभिन्न आयोग और समितियों से सिफारिश की गई कि आप इन पे अपनी अनुशंसाएं दो। तो अलग अलग समितियों का गठन हुआ था। सबसे पहले राधाकृष्णन समिति सन 1948 में बनी थी, जो कि यूजीसी से रिलेटेड थी, और इन्होंने एक ताराचंद समिति का निर्माण किया। उसके बाद हमने देखा कि एक और समिति आई जिसका नाम शिक्षा केंद्रीय सलाहकार बोर्ड समिति था, 1956 में आई। उसके बाद अनुशंसा उसमें हुई, पुनर्संशोधन हुए, फिर भावात्मक एकता समिति आई, फिर भावात्मक एकता समिति में वापस पुनर्संशोधन हुआ। इस तरीके से लास्ट में क्या होगा कि अब कौन सी समिति आ जाएगी? अब आ जाएगी अंतिम समिति जो बच रही है हमारी, और सबसे महत्वपूर्ण समिति कोठारी शिक्षा आयोग, जिसकी आधार पर आज का जो 3 लैंग्वेज फार्मूला, जिसे हम हिंदी भाषा में भी पढ़ते हैं और अंग्रेजी भाषा में भी पढ़ते हैं, और जो विद्यमान है हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में अब तक, उसका ढांचा तैयार हो जाएगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी। अगर हम बात करें कोठारी शिक्षा आयोग की, तो इन्होंने जो राज्य थे हिंदी भाषी राज्य, इनके लिए 3 भाषाओं की अनुशंसा की, और जो हिंदी भाषी राज्य नहीं थे, अहिंदी राज्य थे,
उनके लिए 4 भाषाओं की अनुशंसा करी और वर्तमान में यही स्वरूप प्रचलित है और इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। भावात्मक एकता समिति द्वारा संशोधन किए गए, पुनर्संशोधन किए गए, ये हमने इसमें पढ़ ही लिया। इसके बाद की जो बात है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आई होप कि आपको ये भाषा वाली जो चीज़ है ये पूर्णतया क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो है ही पाठ्यक्रम से पार भाषा। तो पर्टिकुलरली इसमें आपको क्या है कि हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, इनका स्थान क्या है, इनका महत्व क्या है और किस भाषा को कितना दर्जा प्राप्त है, कौन कौन से जो हिंदी वर्णमाला कैसी है, कितने कौशल हैं भाषा को सीखने के, इसी से रिलेटेड पूरी बातें हैं इस चैप्टर में। तो ये बहुत इजी चीज़ है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। और इसके बाद जो त्रिभाषा सूत्र की नीति अपनी ख़त्म हो जाएगी। इसमें लास्ट एक कोठारी शिक्षा आयोग और बच रहा है और इसके बाद जो आपकी कक्षा है वो जो त्रिभाषा सूत्र की नीति वाला जो अपना टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।